अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो जहरीली नागिन मेरे सामने खड़ी थी और मेरे जवाब की मुंतजिर थी। कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें फायदे ही फायदे होंगे। हाँ, इनकार की सूरत में तुम्हें यहाँ घर भी छोड़ना पड़ेगा और दर बदर के धक्के खाओगे। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और मैंने कहा, हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन इसके लिए एक मेरी भी शर्त होगी। मैं आपसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से भी एक शर्त होगी। शाहिदा बेगम के चेहरे पर आई मुस्कुराहट गायब हो गई और कहने लगी, तुम्हारी कैसी शर्त? अगर एहसान साहब का बेटा और बेटी आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके मरने की सूरत में आपके तमाम हिस्से का वारिस मैं होऊंगा। वो कहने लगी, ये तो तयशुदा बात है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे खामंद होने की हैसियत से मेरी जायदाद के वारिस तुम होगे, तो वो तो सिर्फ अपना हिस्सा ले सकेंगे, मगर उन्हें उनका हिस्सा देने से ही तो बाज रखना है। शायद आप यकीन से कह सकती हैं कि वो अपना हिस्सा लेने आएंगे। वो कहने लगी, हाँ, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो जरूर आएंगे। सरफराज, तुम नहीं जानते, वो बहुत कम ज़र्फ हैं। वो किसी सूरत अपने बाप की जायदाद को हाथ से निकलने नहीं देंगे। अभी तक तो उनको इतला ही नहीं मिल सकी कि उनके वालिद इंतकाल कर चुके हैं। मैंने कहा, आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दीजिए कि आपको कुछ होने की सूरत में आपके हिस्से की जायदाद का वारिस मैं होऊंगा। ठीक है बाबा, लिख दूंगी। लिख कर देना जरूरी है क्या? जब सारी जिंदगी के जीवन साथी बन जाओगे तो फिर मेरा तो सारा कुछ वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा। वो मुझे खुश करते हुए बोली, मगर वो नहीं जानती थी कि मेरे दिल में उसके खिलाफ क्या साजिश पकने लगी है। दरअसल मैंने इन हालात के पेश नजर अपना शराफत का लिबादा उतारने का सोच लिया था। शराफत की जिंदगी में अब कोई फायदा नहीं था। अब तक सिर्फ धक्के और लानतें ही हासिल की थी। इस दुनिया से अपना हक वसूल करना चाहता था। जिसे देखा बस अपनी ही गर्ज का पुजारी निकला। हर किसी को अपनी अपनी जात से गर्ज थी, अपनी पसंद और नापसंद से। दूसरे के जज्बात का किसी को कोई ख्याल नहीं। शाहिदा मेरी रजामंदी से बहुत खुश थी। उसे एक किस्म का सहारा भी मिल रहा था और उससे कम उम्र दुल्हा भी। प्लानिंग के मुताबिक एक हफ्ते के बाद मेरा शाहिदा से निकाह होना था। वो मुझसे उम्र में बड़ी थी और इतनी खूबसूरत भी नहीं थी जितनी शकीला, परमजीत कौर या मेरी कजन जुलेखा थी, मगर मैं अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए तैयार था। एहसान साहब के साथ उसने बड़ा जुल्म किया था, उन्हें जान से मार डाला और अब इतनी मासूम बन रही थी कि जैसे मुझे कुछ मालूम ही ना हो। कहने लगी, ठीक है, तुम क्वार्टर से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा कमरा सेट किए देती। एक हफ्ते बाद भी तुम्हें तो यहीं आना है, तो फिर आज ही क्यों नहीं? उसने मुस्कुराकर मुझे देखते हुए कहा। मैंने कुछ पसो पेश के बाद अपना सामान उठाया और यहीं आ गया। 2 दिन बड़े सुकून से गुजर गए। शाहिदा काफी मुतमईन थी। वकील को तो वो पहले ही खरीद चुकी थी और अब मुझे भी बिकाऊ माल समझ रही थी, मगर वो जानती नहीं थी कि उसका राज मालूम हो जाने के बाद मैं उसके लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था। अब मुझे सिर्फ मौका की तलाश थी और वो मौका मुझे उससे तीसरी रात मिल ही गया। रात के 2 बजे मैं अपने कमरे से उठा। वो अपने कमरे में बेखबर सो रही थी। मैंने हाथों पर रबड़ के दस्ताने चढ़ाए जो मैं बाजार से खरीद कर लाया था। तेजधार खंजर मेरे पास पहले से मौजूद था। मुझे इस औरत की शक्ल से नफरत हो चुकी थी। जो पैसे के लिए अपने खामद को मार सकती थी वो कुछ भी कर सकती थी। खंजर पर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। मेरे हाथ में खंजर चमक रहा था। मैं धीरे से उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा आराम से खुल गया। शाहिदा सामने बेड पर बेखबर सो रही थी। अगर वो शोर भी मचाती तो इस घर में उसकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, मगर मैं शाहिदा को इतना मौका ही नहीं देना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर उसके बेड पर देखा, उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर इतना इत्मीनान था जैसे उसने जिंदगी में कोई गुनाह किया ही ना हो। मैं फौरन उछलकर बेड पर चढ़ता और गिरते ही मैंने उसका गला दबोच लिया। वो अचानक इस मुसीबत पर बौखला कर उठ बैठी और दोनों हाथों से अपना गला छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैंने धीमे बल्ब की रोशनी में देखा, उसकी आंखें उबल कर बाहर आने लगी थी। वो मुझसे अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके गले पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। और फिर मैंने खंजर वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और उसकी गर्दन पर चला दिया। उसकी गर्दन ऐसे कट गई जैसे किसी बकरे को ज़बह किया जाता है। कुछ देर वो मेरे हाथों में तड़पती रही और फिर ठंडी हो गई। मेरे दोनों हाथ खून से लथड़ चुके थे। मैंने फौरन खंजर को चादर से साफ किया और बेड से नीचे उतर आया। शाहिदा को मारकर मेरे गुस्से की आग ठंडी हो चुकी थी। मेरी रगों में एक शरीफ
बाप का खून था, मगर अचानक मेरे अंदर का हैवान कैसे बेदार हो गया, इसकी समझ मुझे ना आई। इसकी वजह यह थी कि मैंने अभी तक नाइंसाफी और जुल्म होते देखा था। अब मैं जालिमों को खुद सजा देना चाहता था, ताकि ये जालिम किसी और के खून से हाथ रंगने की कोशिश ना करें। शाहिदा को मौत के घाट उतारने के बाद मैं बेड से नीचे खड़ा हो गया। मैंने उसकी लाश पर थूका और उसके बाद इत्मीनान से चलता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल आया। अपने कमरे में पहुंचा और कपड़ों वाला बैग उठाया और उसके बाद मैंने उसके कमरे में दाखिल होकर तलाशी लेनी शुरू कर दी। फिर जिस कमरे से मुझे जो कुछ भी मिला, ज़ेवरात और रुपए निकालकर मैंने बैग में भरने शुरू कर दिए। मैंने रुपए की लालच में शाहिदा को मौत के घाट नहीं उतारा था। मैं तो बस उससे दुनिया को पाक करना चाहता था, जिसने लालच और हवस में आकर अपने बूढ़े शौहर से छुटकारा पाने के लिए उसे कत्ल किया। मेरे हाथों उसकी मौत बहुत जिल्लत भरी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने सोचा जिंदगी में मुझे रुपयों की भी जरूरत है, इसलिए क्यों ना मैं इन्हें हासिल कर लूं। ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई और चुरा ले, क्योंकि अब ये सब कुछ तो किसी के काम का नहीं था। एहसान साहब के बेटा और बेटी न जाने कब आएंगे, उनके आने तक हो सकता है उनका सब कुछ यहाँ से साफ हो चुका हो। बाहर निकलने लगा तो गैराज में खड़ी गाड़ी देखकर ख्याल आया कि गाड़ी लेकर निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि गाड़ी ले जाना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उस जमाने में गाड़ियां बहुत कम होती थी, इसलिए मैं फौरी तौर पर पकड़ा जाऊंगा। पुराने जमाने थे, लायलपुर शहर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। रेलवे स्टेशन भी वीरान और सुनसान पड़ा था। पता चला कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अब रात इसी स्टेशन पर गुजारनी थी। मेरी मंजिल दिल्ली नहीं बल्कि रास्ते में पड़ने वाला गांव नूरपुर था। नूरपुर वही गांव, परमजीत कौर और बलदेव का गांव। गांव के करीबी कस्बे का टिकट लिया जहां पर ट्रेन रुकती थी, और फिर मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन रवाना होने में काफी देर थी, मगर मैं आराम से एक बेंच पर लेट गया। मेरे अंदर एक तूफान सा बरपा था। इतना जुल्म और ज्यादती अपनी आंखों से देख चुका था कि अब और देखने की हिम्मत नहीं थी। इंसाफ का तराजू मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया था। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी। अगर मैं सर पर पगड़ी बांध लेता तो सरदार जी से कम नजर नहीं आ सकता था। नूरपुर के कस्बा के स्टेशन पर पहुंचने से पहले मैं पगड़ी बांधकर अपने आप को एक सरदार के रूप में ढाल चुका था। कस्बे पर उतरते ही वहां से मुझे बैलगाड़ी मिल गई। कहाँ जाना है बाबूजी? बैलगाड़ी के कोचवान ने पूछा। मैंने बताया कि मुझे नूरपुर गांव जाना है। थोड़े से सफर के बाद मैं नूरपुर गांव में खड़ा था। ये वही गांव था जहां पहली बार मुझे बलदेव सिंह मिला था। उसकी याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस गांव में पहली बार बेसरो सामानी के आलम में आया था, और बलदेव सिंह ने खुले बाजुओं से मुझे खुश आमदीद कहा और अपने घर पना दी। बलदेव सिंह का घर मुझे अजबर था। कच्चे पके रास्तों से होता हुआ बलदेव सिंह के घर के बाहर जा खड़ा हुआ। दरवाजा खटखटाया, उसकी बूढ़ी माँ बाहर निकली। वीरान आंखों में उदासी थी। कौन है भाई? उन्होंने मुझे पहचानने की कोशिश की। अम्मा, मैं सुखदेव हूँ, बलदेव सिंह का दोस्त, शहर से आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बलदेव सिंह को मरे हुए तो महीनों बीत गए बेटा। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने आंखों में अफसोस बनाते हुए कहा, कैसे? मुझे तो मालूम नहीं। इधर आ, अंदर आ, बैठ पुत्र, पानी पी ले, मैं तुझे बताती हूँ। अम्मा ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं अम्मा के पीछे सहन में दाखिल हो गया। सहन पर बड़ी चारपाई पर बिठाया और खुद पानी लस्सी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद आई, लस्सी के साथ कुछ खाने की चीजें मेरे सामने रखी और कहने लगी, पुत्र, वो तेरा दोस्त था मगर मेरा बेटा था। उसकी याद भूले से भी मेरे दिल से एक लम्हे के लिए नहीं निकलती। मगर अम्मा, हुआ क्या था? कुछ बताओ तो सही। कहने लगी, ठाकुर रणवीर सिंह ने दुश्मनी की बिना पर उसे कत्ल कर डाला। ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी किसी के साथ भागना चाहती थी। उसे शक था कि इसमें बलदेव सिंह का हाथ था। उसने अपने आदमी भेजकर बलदेव सिंह को मार डाला। मेरा पुत्र बेकसूर था, इसका उसमें कोई हाथ नहीं था। ये कहते ही बूढ़ी अम्मा ज़ारो ज़ार रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर कहने लगी, ठाकुर रणवीर सिंह भी कहीं का नहीं रहा। उसने अपनी बेटी को मार डाला जालिम ने, मगर उसकी बेटी के मरने के 6 महीने बाद ही ठाकुर रणवीर सिंह पर फालज का अटैक हुआ। तू नहीं जानता पुत्र, वो फालज का अटैक नहीं था, वो मेरी बद्दुआ थी जो रंग लाई। ऐसा चारपाई से लगा ठाकुर के बस मौत ही उसे अपने साथ ले गई। बेटा जो किसी के साथ जुल्म करता है, अन्याय करता है, उसके साथ भी वही कुछ होता है। मेरी बद्दुआ, उसने मेरे बेटे बेकसूर मासूम बच्चे को मारा, और मेरी बद्दुआ ऐसी अर्श तक पहुंची कि ठाकुर रणवीर सिंह भी मर गया। कुछ सोगवार लम्हे यूं ही गुजर गए। मैंने इधर उधर देखा, घर की हालत खराब थी। महसूस होता था कि बलदेव सिंह के बाद उनके घरेलू हालात अच्छे नहीं थे।
बलदेव सिंह बहुत मेहनती था। मैंने अपने थैले से रुपए निकालकर अम्मा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अम्मा जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। मैंने बलदेव सिंह से कुछ रकम उधार ली थी, मगर फिर अपने काम धंधे में ऐसा फंसा के फिर आ ही नहीं सका। मगर यहाँ आया तो पता चला वो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं। ये रुपए मैंने उससे उधार लिए थे, मैं इन्हें लौटाने आया हूँ। इतने ढेर सारे रुपए देखकर अम्मा हैरान रह गई। कहने लगी, पुत्र उसने तो मुझसे कभी जिक्र नहीं किया कि उसने इतनी बड़ी रकम किसी को उधार दी थी। मैंने कहा, अम्मा उसकी नेकी थी, मेरा ज़मीर जिंदा है, मुझे याद है मैंने उससे रकम उधार ली थी, ये आप रख लीजिए, ये आपका हक है। अम्मा की आंखों से आंसू जारी थे। कहने लगी, बेटा नहीं रहा तो रुपयों का क्या करूंगी, मगर अम्मा फिर भी जिंदा रहने के लिए जरूरत तो है। मेरा दिल मुतमईन था। मैंने बलदेव सिंह के घर वालों की मदद करने की कोशिश की थी। उसके भाई घर पर नहीं थे। मैं अम्मा से इजाजत लेकर निकल आया। मैं बलदेव सिंह की मोहब्बत का बदला तो नहीं दे सकता था, मगर एक छोटी सी कोशिश थी। अब इस गांव में मेरा ठहरना बेकार था। जिस ठाकुर रणवीर सिंह को सजा देने आया था वो खुद खुदा की पकड़ में आ गया और जान से हाथ धो बैठा। उसने अपनी मासूम बेटी और बलदेव सिंह जैसे अच्छे इंसान का खून किया और अल्लाह ताला ने फौरन उसको पकड़ लिया। मैं उस गांव से रुखसत हुआ और कस्बे के स्टेशन पर पहुंचा। अब मेरी मंजिल दिल्ली थी, मुझे दिल्ली जाना था। बहुत इंतजार के बाद ट्रेन मिली। मैं ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन दिल्ली की जानिब रवां दवा थी। काफी दूर चलने के बाद एक स्टेशन से एक आदमी सवार हुआ। उसे देखकर मेरी आंखों में शनासाई की लहर उभरी। मैं उसे लाखों में पहचान सकता था। मैं खड़ा हो गया और फौरन जाकर उसके करीब बेंच पर उसे देखा। उसने सर उठाकर मुझे देखा और कहने लगा, सरदार जी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और गले से लगा लिया। उसके कान में बोला, मैं सरदार नहीं, मैं सरफराज हूँ। वो मुझे गौर से देखने लगा, फिर हैरत से उछल पड़ा, अरे तुम? हाँ, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? बस यार तुम इधर से गुजरे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं उसे खींचकर अपने पास ले आया। कहने लगा, सरफराज मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर। आरिफ मैं भी बहुत खुश हूँ। वो पूछने लगा, तुम चले कहाँ गए थे यार, बहुत ढूंढा तुम्हें। पूछो मत दोस्त, लंबी दास्तान है। सरफराज अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे पास ठहरना है। नहीं आरिफ, अभी मैंने कुछ लोगों से हिसाब बेबाक करना है, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। आरिफ कहने लगा, हिसाब बेबाक होते रहेंगे, मगर तुम मेरे साथ चलोगे। उसने बताया कि वो किसी कारोबारी सिलसिले में यहाँ दूसरे शहर आया था, अब वापस जा रहा था। मुझसे मिलने के बाद खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। दिल्ली आरिफ के घर पहुंचे। उसकी बीवी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाईजान आप कहाँ चले गए थे? 2-2.5 साल के बाद आपकी शक्ल देखी। बस भाभी हालात के रहमो करम पर था, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उन दोनों मियाँ बीवी का खलूस देखकर मेरी आंखें भीग गईं। उन दोनों ने मेरी बड़ी खिदमत की। कहने लगा, यार बता तो सही कैसे हालात थे? मैंने कहा, यार बस हालात को छोड़, अब मैं कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में तुम्हारी मदद दरकार है। मुझे याद है जब मैं यहाँ से चला था तो आरिफ से कुछ रकम उधार ली थी, मगर अब मेरे पास इतने रुपए थे कि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकता था। अरे लगता है खूब माल कमा कर आया है, आरिफ खुश होते हुए बोला। हाँ मियाँ, बस अब मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर कौन सा काम करेगा? बस यार तेरी मदद दरकार है, सोचता हूँ कपड़े का काम करूँ। अरे मुझे लगता है तुम अपने वालिदैन से राजी हो चुके हो, यकीनन उन्हीं की मदद से अब तुम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो। मैंने कहा, नहीं यार। तो फिर? इसके लिए तो बहुत से रुपयों की जरूरत होगी, तुम दुकान कैसे खोलोगे? मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम दुकान ढूंढो और बस मेरे साथ मिलकर काम करने की सोचो। मगर यार मेरी नौकरी का क्या होगा? नौकरी छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं। अब हम बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोलेंगे और तुम उस दुकान के मालिक होगे, मेरे बराबर के शरीफ। आरिफ बहुत खुश हुआ। फिर हमने 2-3 हफ्तों की भाग दौड़ के बाद एक बाजार में बहुत बड़ी दुकान हासिल कर ली। कपड़े का ढेर सारा सामान डाला, मुलाजमीन रखे और काम शुरू कर दिया। रुपयों की कमी नहीं थी मेरे पास। ज्यादातर आरिफ ही दुकान पर ड्यूटी करता, मैं इधर उधर घूमता फिरता। अभी कुछ काम बाकी था। आरिफ खुश था, लेन देन के मामलात समझता था। दुकान और पैसा हाथ आया तो किस्मत भी साथ देने लगी। इस काम से मुतमईन होने के बाद अब नवाब साहब की कोठी का रुख करना था। नवाब साहब के घर के पास पहुंचा तो कई पुराने जख्म ताजा हो गए। इसी घर से मुझे बेइज्जत और जलील करके निकाला गया था। मैं कुछ देर खड़ा गेट को देखता रहा और कुछ सोचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी। गेट अंदर से बंद था। थोड़ी देर बाद एक अजनबी सूरत बरामद हुई, शायद कोई नया मुलाजिम था। किससे मिलना है आपको? मैंने कहा, जी नवाब साहब से मिलना है। घर पर ही है ना? जी घर पर है। क्या नाम आपका?
मैंने कहा, उन्हें बताइए कि सरफराज आया है। फिर वो कहने लगा, ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बताता हूँ। मैंने पूछा, रशीदुद्दीन साहब भी मौजूद हैं? वो हैरत से मेरी तरफ देखकर बोला, इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। मैंने कहा, ठीक है आप नवाब साहब को बताइए कि सरफराज नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। मेरी बात सुनकर वो सर हिलाकर चला गया। थोड़ी देर बाद आया, कहने लगा, मेरे साथ आइए। मैं उसके साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही कई पुरानी यादें दिमाग में आ गईं। कोठी का लान सुनसान पड़ा था। वो आदमी शायद नया नौकर था। मुझे लिए हुए कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़ा। मुझे मालूम था कि नवाब साहब का कमरा कौन सा है। मैं उसी तरफ चल पड़ा। उसने अंदर दाखिल होने से पहले इजाजत तलब की और फिर इजाजत मिलने पर मुझे कहने लगा, आ जाइए। मैं अंदर दाखिल हुआ। नवाब साहब लेटे हुए थे, बरसों के बीमार लग रहे थे। 1.5-2 साल के अरसे में ही उनकी सेहत काफी गिर चुकी थी। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब देकर बैठने का इशारा किया। शायद उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, हालांकि अब तो मैं सरदार के रूप में भी नहीं था। मियाँ कौन हो तुम, क्या काम है? नवाब साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा तो उन्होंने टेबल पर पड़े चश्मा उठाया और फिर आंखों पर लगाकर मुझे गौर से देखते हुए बोले, हाँ मैंने नहीं पहचाना भाई, कौन हो तुम? याद कीजिए, मैं सरफराज हूँ। रशीदुद्दीन साहब ने मुझे इस घर में बतौर ड्राइवर मुलाजिम रखवाया था। और यह सुनकर नवाब साहब का मुंह खुले का खुला रह गया। तुम सरफराज, तुम? जी नवाब साहब। अरे इतने वक्त के बाद कैसे याद कर लिया? उन्होंने शर्मिंदा होकर निगाहें नीची कर ली। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर कहने लगे, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं सरफराज। इतनी हिम्मत नहीं कि तुमसे आंखें मिला सकूं। क्यों नवाब साहब, क्या हुआ? लगता था जैसे गरूर का बुत चकनाचूर हो चुका था। सरफराज, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, जो चाहे सजा दे लो। हमने तुम पर इल्जाम लगाया। लाडली बेटी के लाड में ये भी भूल गए कि वो झूठ बोलकर तुम जैसे शरीफ आदमी को बदनाम और जलील करने की कोशिश करेगी। हमने तुम्हें बाद में ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम शहर छोड़कर जा चुके थे। वो जलील इंसान जिसने हमें रुस्वा किया, इसका उस्ताद था महमूद हुसैन। उसने इसका उस्ताद होकर इस मुकद्दस पेशे को बदनाम करने की कोशिश की। मैंने कौसर को सच मालूम होने पर बहुत मारा पीटा। अगर वो कोई शैतान और था तो तुमने उस फरिश्ता सिफ्त इंसान सरफराज को क्यों इस तरह जलील किया और उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बेइज्जत करके हमने घर से निकाला। हम लड़की के बाप होकर मजबूर थे। हम उसके घर गए, उसकी मिन्नतें की कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मगर उसने मेरी बेटी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उस मक्कार इंसान ने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आपकी बेटी खुद अपनी इज्जत नीलाम करवाने पर तुली थी। इसने ना सिर्फ अपनी इज्जत नीलाम कराई, बल्कि तुम जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान को भी हमसे दूर कर दिया। उसके गुनाह से तो हमने छुटकारा पा लिया, मगर जो इज्जत दागदार हो चुकी थी उसे कैसे वापस लाते? जब लोगों को सारा राज मालूम हुआ तो ये कलंक का टीका हमारा इश्तिहार बनकर पूरे शहर में फैल गया। एक नवाब की इतनी अमीर बेटी होने के बावजूद कोई इससे शादी करने को तैयार नहीं। कभी तो दिल चाहता है कि खुद इसका गला घोंट दूं और इसे मौत के घाट उतार दूं, मगर आखिर क्या करूं, मेरा खून है। ये बात सुनाते सुनाते उनकी आवाज रुंध गई। मैंने बात को तब्दील करने की खातिर कहा, रशीदुद्दीन साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरे पूछने पर नवाब साहब कहने लगे, तुम्हारे चले जाने के बाद रशीदुद्दीन साहब गम के मारे चारपाई से लग गए। हमने तुम्हें बुरा भला तो कह दिया, मगर उन्हें दिल से यकीन था कि तुम बेकसूर थे। सिर्फ उन्होंने मुझसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें इस तरह डांटा। मैं और मेरी बेटी का मसला जानकर उन्होंने मेरा साथ दिया। तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिन बाद उन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ा, जिससे रशीद साहब का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मैंने कहा, और उनकी बेटी और बीवी? उनकी बीवी और बेटियां उनकी वफात के बाद वो यहाँ रहने पर राजी नहीं थे, इसलिए उनकी बेटी का भाई दूसरे शहर से आया और उन्हें अपने साथ लखनऊ ले गया। उनकी बेवा भी तुम्हें याद करके बहुत रोती थी। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने उस बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। यकीनन उसी की बददुआएं आपको ले डूबी। उनके भाई अच्छे थे जिन्होंने उसकी बेटियों का बेड़ा उठा लिया और उन्हें यहाँ से ले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। रशीदुद्दीन साहब ने मेरी बहुत खिदमत की। मैं बिल्कुल दुनिया में अकेला हो चुका था। कौसर हर वक्त अपने कमरे में बंद पड़ी रहती है, जहनी मरीज बन चुकी है। मगर रशीदुद्दीन साहब की बेवा ने हमारी एक न सुनी। अपने खावंद की मौत को भी वो हमें ही जिम्मेदार समझती और फिर बेटियों को लेकर यहाँ से चली गईं। अब मैं हूँ और कौसर और हमारी तन्हाई। इतने शर्मिंदा हैं कि तुमसे आंख नहीं मिला सकते। मैं हर वक्त कौसर के लिए परेशान रहता हूँ। महमूद हुसैन जिसने हमारी इज्जत नीलाम की, उसने शादी से इंसाफ इनकार कर दिया।
मैं लड़की का बाग था, कहाँ कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता। मजीद बदनामी थी। अब जिंदगी के दिन काट रहे हैं, तुमसे माफी मांगना दरकार था। शुक्र है मरने से पहले तुम सामने आ गए और मैंने माफी मांग ली। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ सरफराज। अगर माफ नहीं करना चाहते तो जो सजा देना चाहते हो दे लो। बात करते करते नवाब साहब अफसुर्दा हो गए। मैंने कहा, नवाब साहब मैं कौन होता हूँ आपको सजा देने वाला। नवाब साहब मैंने आपको माफ किया, मेरे खुदा ने आपको माफ किया। नवाब साहब मेरी तरफ देखने लगे और फिर बोले, कौसर भी दीवानों की सी कैफियत में रहती है। पहले जिंदगी से भरपूर हुआ करती थी, मगर अब इस हादसे ने जैसे उसे तोड़ कर रख दिया है। मरने से पहले चाहता हूं कि उसके हाथ पीले कर दूं, उसकी कहीं शादी हो जाए, मगर कोई उसे शादी को तैयार नहीं। नवाब साहब बार बार मुझसे माजरत करते रहे और माफी तलब करते रहे। मैंने कहा, आप नमाज पढ़िए और खुदा से माफी मांगिए, जो होना था हो चुका। मैं सिर्फ रशीदुद्दीन साहब के खानदान के बारे में जानने आया था। वो यहाँ नहीं रहे, अब यहाँ मेरा बैठना बेकार है। नवाब साहब कहने लगे, सरफराज तुम मेरे बेटों जैसे हो, अगर मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूं तो। मेरी जिंदगी का कोई एतबार नहीं, मगर मैं सोचता हूं कि मेरे मरने के बाद कौसर का क्या होगा। अगर तुम उससे निकाह। बस कीजिए नवाब साहब, यहीं रुक जाइए, इससे आगे कुछ मत कहिएगा। एक जन्म तो क्या, अगर मैं 10 जन्म में भी पैदा हूं तो मैं कौसर जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं कि मुझे वो नापसंद है, मगर जो जिल्लत और रुसवाई मैं यहाँ से लेकर गया था उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नवाब साहब मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं रशीदुद्दीन साहब को ढूंढने आया था, मगर वो नहीं मिले। नवाब साहब कहने लगे, सरफराज एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुमने हमें माफ किया, तुम बेशक कौसर से शादी ना करो। मैंने चलते चलते कहा, नवाब साहब आपने मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने आपको माफ किया, मेरे खुदा ने आपको माफ किया। इतना कहकर मैं बाहर निकल आया। लान से गुजरते हुए मेरी नजर दूर पड़ी तो बहुत से दर्द फिर जाग गए। वो लान में खड़ी थी, मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। उजड़ी उजड़ी सूरत, खूबसूरती को जैसे जंग लग चुका था, सदियों की बीमार नजर आती थी। मैंने उसे नफरत से देखा और बाहर गेट की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसकी बुलंद आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। रुक जाइए सरफराज साहब। वो तेजी से मेरी तरफ आई और फिर हैरत अंगेज बात हुई। मेरे करीब आते ही उसने मेरे पांव पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए सरफराज साहब, मैंने आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम, जिसने आपको रुसवा कर दिया। उसके बाद मैं सुकून से एक रात भी नहीं सो सकी। दुनिया मुझसे नफरत करती है, मुझसे मुंह फेर लिया है। मैंने कहा, आपने इतना बड़ा झूठ नहीं बोला, बल्कि आपने मेरी सारी जिंदगी दागदार कर दी। आखिर क्यों किया ऐसा आपने? वो कहने लगी, मुझे मालूम नहीं। मैं आपसे रंजिश में इस हद तक आगे निकल गई कि मैंने आपको रुसवाई की हद तक पहुंचा दिया। मैं इंसानियत के मर्तबे से भी गिर गई। सब आपको पसंद करते और आपकी तारीफें करते, जो मुझे नागवार गुजरता। मैंने कहा, अब आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, मैंने आपको माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। इतना कहकर मैं गेट की तरफ बढ़ गया। वो खाली खाली नजरों से मुझे जाता हुआ देख रही थी। गेट से बाहर निकला तो उनकी मुलाजिमा नूर जहां से सामना हो गया, जिसे मैंने अपना बहन बनाया था। मुझे देखकर कहने लगी, भाई आप। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना अरसा कहाँ थे? मैंने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा। मेरी बहन, एक लंबी दास्तान है, कुछ मत पूछो, तुम बताओ ठीक हो? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। भाई मैं जानती थी आप बेकसूर हैं। आपके जाने के बाद तो जैसे इस हवेली की रौनकें ही खत्म हो गईं। कौसर बीबी भी खूबसूरती मांद पड़ गई उनकी। रशीदुद्दीन साहब फौत हो गए और उनके घर वाले यहाँ से चले गए। भैया खुदा के लिए कौसर बीबी को इस अजाब से निकालिए, उनसे शादी कर लीजिए। कोई भी उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं। मैंने उसकी बात सुनकर दुख से कहा, काश के नूर जहां मैं तुम्हारी बात मान सकता, मगर कम से कम इस जिंदगी में तो मैं उससे कभी शादी करने का सोच भी नहीं सकता। वो कहने लगी, क्या आप अपनी बहन की बात भी नहीं मानेंगे? उसने बड़े मान से मेरी तरफ देखा। मैंने मोहब्बत से उसे देखकर कहा, काश तुम्हारा भाई तुम्हारी बात मान सकता। खुश रहो, अब शायद जिंदगी में मुझसे तुम्हारा सामना ना हो। इतना कहकर मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और तेज कदमों से वहां से निकल आया। आरिफ और मेरा कपड़े का खासा अच्छा कारोबार चल निकला। हमने छोटी सी एक गारमेंट फैक्ट्री भी लगा ली। मैंने अपना जाती घर भी खरीद लिया। हालात तेजी से अच्छे होने लगे। दौलत की कमी नहीं थी। आरिफ अक्सर कहता, यार शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे? मगर मैं हंसकर आरिफ की बात टाल देता। कारोबार करते हुए कुछ साल और ऐसे ही बीत गए। उन्हीं दिनों हालात फिर आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगे। पता चला कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे।
और जाते जाते शायद हिंदुस्तान को तकसीम कर दें, इसका बंटवारा कर दें। एक दिन आरिफ के जरिए इत्तला मिली कि मेरे गांव के हालात भी बड़े खराब हैं, फसादात में काफी नुकसान हुआ, वालिद साहब बीमार हैं, तुझे बहुत याद करते हैं, अगर हो सके तो जाकर उनसे मिलाओ। चेहरे पर आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। पता चला कि तेजी से हालात बदल रहे हैं। वो लोग जो पहले भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते थे अब आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। कुछ लोग बंटवारे से पहले ही अपने घर बार छोड़कर इधर उधर बसने लगे। जिस मुल्क में लोग सदियों से भाईचारे के साथ रहते थे उसी मुल्क में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। आरिफ कहने लगा, मेरे दोस्त एक बार मिल लो, ऐसा न हो कि बाद में पछतावे रह जाएं। वालिद साहब से मिल लो, वो बीमार हैं, बाद में सारी जिंदगी पछताते रहोगे। उसके बार बार इसरार पर मैं एक दिन दिल पर पत्थर रखकर अपने आबाई गांव रवाना हुआ। गांव पहुंचा तो पता चला वालिद साहब वफात पा गए, जबकि खानदान के कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं। हमारी जमीनों पर कुछ मकामी लोग काबिज हो गए, जिनकी वापसी का अब कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी मैंने जमीनों को वापस लेकर क्या करना था? जो मेरे घर वाले थे वो तो अब यहाँ थे ही नहीं, वहां बस हमारे पुराने घर की यादें ही बिखरी थी। वालिद साहब की वफात का सुनकर बहुत रोना आया। वहीं बैठकर अपनी जमीनों पर कितनी देर तक रोता रहा। वापस आया, आरिफ को बताया तो उसे भी बहुत अफसोस हुआ। कहने लगा, प्यारे मैं इसीलिए बार बार कहता था कि चले जाओ। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल बेयारो मददगार और लवारिस बनकर रह गया। तकसीम का शोर गली गली कूचे कूचे होने लगा। इस दौरान मैंने आरिफ से कहा कि हालात कुछ इस तरह के हैं कि कारोबार और घर घाट का कुछ पता नहीं, ऐसा न हो कि हम हर चीज से हाथ धो बैठे। आरिफ कहने लगा, फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। मेरा इरादा है कि मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, वहां जाकर किस्मत आजमाई करूँ। मेरा अब यहाँ कोई नहीं। कहने लगा, तुम्हारे घर वाले यहाँ से किसी दूसरे शहर जा चुके हैं। लगता है कि जो दूसरा हिस्सा तकसीम के बाद नया मुल्क बनेगा वहां चले गए हैं। तुम वहां जाकर उन्हें ढूंढ सकते हो। मैंने कहा, नहीं, अब मैं यहाँ इस देश में रहना ही नहीं चाहता। एक वालिद साहब के जिंदा बचने की आस थी, वो भी खत्म हो गई। मैंने फैक्ट्री में से अपना हिस्सा बेच डाला, मकान भी बेच दिया और फिर आरिफ के मना करने के बावजूद मैं इंग्लैंड आ गया। यहाँ आकर मैंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। कई साल और गुजर गए, शादी की फुर्सत ही ना मिली। वैसे भी अब कोई चेहरा आंखों में जचता ही नहीं था। इतने कड़े हालात से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा था कि अब सारी ख्वाहिशात ही खत्म हो चुकी थी। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सारी कहानी ने इसलिए जन्म लिया कि जुलेखा ने मेरे वालिद साहब को खत लिखा, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर जुलेखा वो खत ना लिखती तो ये कहानी जन्म ही ना लेती, और अगर कहानी जन्म ना लेती तो फिर इस कहानी के बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कभी सोचता हूँ कि काश दिलदार खान जिंदा रहता। अगर दिलदार खान जिंदा रहता तो फिर उसकी बीवी और बच्चों के मुलाकात कैसे होती। आप सोच रहे होंगे कि मुझे सबसे ज्यादा किसके मरने का दुख हुआ। बलदेव सिंह का तो दुख था ही, वो बहुत अच्छा दोस्त था, मगर मुझे शकीला, परमाजीत, शाहिदा या और किसी के मरने से सबसे ज्यादा सिर्फ दिलदार खान की बीवी यानी शकीला और उसके बच्चों के मरने का दुख था। अगर उस वक्त मैं अपनी पसंद को पसे पुश डालकर उससे शादी कर लेता तो उसकी जिंदगी भी बच जाती और उसके बच्चों की भी, मगर उस वक्त भी मेरे जहन पर अपने आइडियल का भूत सवार था। आइडियल और अपनी पसंद के चक्कर में हम लोग कई बार अपनी जिंदगी के कीमती साल खो देते हैं। हम उन लोगों की परवाह नहीं करते जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनसे हम प्यार करते हैं। इसलिए ये आइडियलिज्म इंसान के लिए बड़ी खतरनाक है। हमें जिंदगी में उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इसे यूं ही अपने आइडियल को तलाश करने में ज़ाया नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड में मेरी दोस्ती जूली से हो गई। वो काफ़ी अरसे से मेरे साथ काम कर रही है। उसने कई बार मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरे दिल में सुकून नहीं। मुझे इतने चेहरे जिंदगी में याद हैं कि शायद मैंने पता नहीं कितने लोगों का दिल तोड़ा। उनकी आहों और बददुआओं की वजह से मैं आज भी तन्हा हूँ। मुझे जिंदगी में कई लोगों की सच्ची मोहब्बत मिली, चाहे वो परमजीत कौर थी या जुलेखा, शकीला थी या कोई और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि कौसर जैसी खुद सर और मगरूर लड़की भी मुझे दिल ही दिल में चाहती थी। इस बात का अंदाजा मुझे बहुत बाद में हुआ। उन सब लोगों ने मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत की थी, मगर मैंने हर एक की मोहब्बत को ठुकरा दिया और सिर्फ अपने जहन में बनाए गए खाके के पीछे भागता रहा। मगर आखिर में क्या हुआ, वक्त भी गुजर गया और कुछ हाथ नहीं आया। अपने वालिदैन से भी हाथ धो बैठा और सब कुछ हाथ से निकल गया।
आज मैं इंग्लैंड जैसे मुल्क में एक तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा हूँ। इंग्लैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है, मगर आप यकीन मानिए कि इंग्लैंड की इतनी खूबसूरती के बावजूद मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादों से छुटकारा नहीं पा सका। आज मैं अपने कंपार्टमेंट में बैठा खिड़की से बाहर के मंजर का मजा ले रहा हूँ। जूली मेरे लिए गरम गरम कॉफी बनाने गई है, मगर मेरा जहन आज भी माजी की यादों में भटका हुआ है। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, मगर उस मुल्क से खूबसूरत नहीं जहां मैंने अपनी जिंदगी के तमाम साल गुजारे। बेशक वो बहुत कठिन और मुश्किल साल थे, मगर उस मुल्क की खूबसूरती के सामने इंग्लैंड जैसा मुल्क बहुत फीका सा लगता है। उस मुल्क के अब 2 टुकड़े हो चुके हैं, मगर वो मुल्क आज भी दोनों टुकड़ों के साथ मेरी यादों में हमेशा के लिए आबाद है। इंसान दुनिया में जहां भी रहे, दुनिया के जिस कोने में भी बस जाए, मगर उसकी जड़ें, उसकी जमीन हमेशा उसको पुकारती रहती है। मुझे भी सोते में अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी धरती, मेरी जमीन मुझे पुकारती हो, मगर अब वापस जाकर क्या करूंगा, वहां मेरा कौन है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सुकून दे और ईमान की मौत नसीब अता फरमाए। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।